सभी धर्म बंधुओं को बैकवर्ड कल्याण सत्संग में सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज के भारतीय संविधान के पाठ में आप सभी धर्म बंधुओं को, सभी सम्मानित साथियों को बताना है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मतलब ऐसा अधिकार जिसमें चेंज न होना चाहिए और चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग का यदि आपने पिलर बदल दिया तो समझ ले वो बिल्डिंग नहीं। अगर एक भी पिलर आपने हटा दिया तो छोटी मोटी चक्रवात हवाएं उस बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकती। इतने महान व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति, महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं, सभी सम्मानित साथियों से कहना है कि मौलिक अधिकार तभी आपके लिए सार्थक होगा जब अपने जीवन में उनको कर्तव्य के रूप में पालन करें। कर्तव्य ही आपका अधिकार है और अधिकार ही कर्तव्य है। बिना कर्तव्य किए अधिकार का कोई महत्व नहीं, और अधिकार रहते हुए कर्तव्य नहीं करते तो अधिकार आपके लिए जीरो है, और कर्तव्य कर रहे हैं तो वही अधिकार आपके लिए हीरो है, अर्थात सर्वांगीण विकास का मूल आधार है। इसीलिए मूल अधिकार जड़ आपका, यह मूल अधिकार 7 भागों में बटा हुआ, खासकर आर्टिकल 14 से लेकर के 35-36 यह आपका अधिकार बटा हुआ। इन 35 आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद तक आपके 7 मौलिक अधिकार हैं। जो पहला मौलिक अधिकार है वह क्या है? समता, समानता, इक्वलिटी का है। यह इक्वलिटी का आज 6वें दिवस में आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 14 है वह है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान समता से और विधि के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। कहना है कि कानूनी तौर पर किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को उसके हक अधिकार से वंचित, समान रूप से जो अधिकार, 1 वोट 1 वैल्यू, इक्वल वेतन, इक्वल वर्क की तरह आपको अलग नहीं किया जा सकता। और जो भी कानूनी धाराएं होगी, कोई भी दंड होगा, वह कानूनी तौर पर सबको उसके दंड के अनुसार समान दंड मिलने का नियम। और कहना है कि कुछ अनुच्छेद 14 में कुछ तर्क भी हैं। वह तर्क ये हैं, टिप्पणी अक्सर कहेंगे कि टिप्पणी तर्क है कि जो भी अनुच्छेद में विधान है, जहां भी निषेध या किसी तरह वर्गीकरण का निषेध नहीं करता, किसी भी तरह की युक्त वर्गीकरण होना चाहिए, मनमानी तरीके से कोई कार्य नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी नियम कायदे के रूप में संवैधानिक रूप से सरकार जो भी कार्य करे वो युक्ति संगत हो और कानूनी तौर से समान रूप से होना चाहिए। यह भी एक तरह से है मानव कल्याण के लिए, उनके कल्याण के विरुद्ध कोई भी संरक्षण कार्य नहीं होना चाहिए। जैसे वन संरक्षण है, मानव संपदा संरक्षण है, यह सभी मानव के कल्याण के हित के लिए है। और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी अनुच्छेद में है कि
प्रकृति हमारी सबसे बड़ी, समान रूप से जिस तरह से आप प्रकृति हवा, पानी, बिजली, प्रकाश, रोशनी सबको समान रूप से प्रदान करती है, उसी तरह हमारा अनुच्छेद कानूनी तौर से सभी मानव को समान रूप से कार्य करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है कि हर व्यक्ति को जिस भी पद पर है उस पद पर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या किसी वर्ग संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसको समान वेतन, समान, उनको इस तरह के समान कार्य के लिए किसी भी तरह की किसी क्षतिपूर्ति का अगर कोई कानूनी तौर से होता है तो उस क्षतिपूर्ति की समान रूप से उनको उनकी पूर्ति का उन्हें मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी गरीब वर्ग का है, नुकसान हुआ तो उसे कम दीजिए, बड़ा है तो नहीं, ये गलत है। इसलिए क्षतिपूर्ति अगर किसी की, जैसे किसी का खेती में नुकसान हो गया, किसी का घर जल गया या इस तरह से है, तो उनको बराबर समान रूप से क्षतिपूर्ति का, समान रूप से सभी को समान रूप से देने का प्राविधान है। मनमानी कार्य करने और क्षतिपूर्ति किसी को देने का अधिकार नहीं है। इसलिए किसी भी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं देता है। इसलिए सभी सम्मानित साथियों को यह जानना होगा कि आर्टिकल 14 समान रूप से किस तरह से आपको, कैसे कैसे आपको, अनुच्छेद 14 आपको समानता का अधिकार, किन किन बिंदुओं में कभी भी कहीं भी जा रहे हैं तो आपको समान रूप से सब कुछ देता है। एक व्यक्ति की किसी भी तरह से अलग अलग मोनेटाइज नहीं होने की चीज है। सभी इसको सरकारी सिस्टम में एक रहेगा जब तक सरकारी सिस्टम में, निजीकरण में व्यक्ति का यह नियम बदल जाता। लेकिन जब तक सरकारी संपत्ति है, सरकारी सिस्टम है, तो वहां पर समान रूप से समान होता है। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने कहा 1 वोट 1 वैल्यू। इन्हीं शब्दों के साथ हम कहना चाहेंगे कि आगे की जो आपका अनुच्छेद है वो सेकेंड अनुच्छेद, हमारा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आया कि आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमें समानता का अधिकार देते हुए ये कहता है कि हम किसी भी कंडीशंस में, किसी भी स्थिति में भारत का प्रत्येक नागरिक, जब वो किसी धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग और स्थान के आधार पर हम उसे विभेद नहीं कर सकते, अर्थात उसे हम विषम नहीं बना सकते, उसे हम किसी तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम उसे अपमानित नहीं कर सकते, हम उसे ऊंच नीचा और धर्म से अनुसार हम उसे, यही है सबसे बड़ी पहचान हमारे धर्म निरपेक्ष होने का। सेकुलरिज्म की यही सबसे बड़ी पहचान है। आर्टिकल 15 कहता है कि भारत में सभी धर्मों को समान रूप से इज्जत, सम्मान, सुरक्षा देने का प्राविधान है। किसी भी तरह से किसी धर्म को बढ़ावा देने का पावर किसी व्यक्ति को, सरकारी सिस्टम पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी धर्म की बात करना गैर कानूनी है। वह किसी धर्म जाति का अपमान नहीं कर सकता और किसी धर्म जाति को, किसी को नीचा नहीं दिखाएगा और किसी को, इसीलिए भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, किसी एक राज्य धर्म की वार्ता नहीं करता। यह सभी सम्मानित साथियों को जानना होगा कि आर्टिकल 15 हमारे लिए कितना महत्व है। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारे ही नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है, यह जानना है कि वह किसी भी तरह से कोई भेद नहीं करेगा, किसी तरह से वह किसी को एक दूसरे से क्रिटिसाइज नहीं करेगा। यह जानना बहुत आवश्यक है। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, जाति, वंश, जन्म स्थान से, किसी भी आधार से वह व्यक्ति कोई भी दुकान खोल सकता है, अपना कार्य कर सकता है, लेकिन दुकान, कोई भी क्रियाकलाप अगर जो अपने जीविका का साधन खोलता है तो उसे नहीं कर सकता। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी भारत में अनुच्छेद 15 का विरोध हो रहा है। अगर किसी गरीब वर्ग का दुकान, कोई भोजन की खोल लेता है, कोई दुकान खोलता है,
तो लोग उसे नीच कह करके आज भी संविधान के अनुच्छेद 15 का विरोध करते हैं। उसकी दुकान पर खाएंगे नहीं, कहेंगे नीच का है। इससे ये साबित होता है कि धर्म और जाति के नाम पर उसे आज भी विभेद करते हैं। यह कानूनी रूप से ऐसे कार्य करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही हैं, संविधान विरोधी हैं। ऐसे लोगों को परखिए कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कहता है तो आप संविधान के अनुच्छेद 15 का उन्हें कह सकते हैं कि आप अपमान कर रहे हैं, राष्ट्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, राष्ट्र को खंडित होने का काम करते हैं। इसलिए प्रियम्बल में लिखा गया है कि राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए आर्टिकल 15 का होना अति आवश्यक है, पालन करना। इसलिए हर व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक प्लेस हो, होटल हो, मनोरंजन हो, सभी जगह पर वह समान रूप से सभी कार्य कर सकता है और उसे समान रूप से कोई भी उसमें विरोध नहीं करेगा। जैसे कोई मंडप है, कहीं शादी विवाह में जा रहा तो लोग उसकी शादी रोक देते हैं। भाई आप घोड़ी पे चढ़ सकते हैं, दूसरे को आपको रोकने का राइट नहीं है, फिर भी रोक रहे हैं, तो यह संविधान के अनुच्छेद 15(2) का विरोध कर रहे। ख का, 1 का, क का यह अनुच्छेद आपको इतनी ताकत देता है। मेरे देशवासियों, इस तरह संविधान पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ते तो बैकवर्ड कल्याण सत्संग से जुड़ करके आप अपने इन विचारों को समझ सकते हैं, अमल कर सकते हैं। इसलिए साथियों, किसी भी तरह से आप कोई भी पोषण हो, जनता का साधारण जनसभा हो, सार्वजनिक प्लेस पर कुआं हो, तालाब हो, स्नान घाट हो, सड़क हो, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह से कोई किसी के योग्य दायित्व निबंधन से अधीन नहीं करेगा, अर्थात उसे अपमानित नहीं करेगा। रोड पर चलना है, दुकान खोलना है कहीं पर, लेकिन हाँ, यह सबको वर्ज्य है कि किसी भी स्थान पर, ऐसे स्थान पर आप विरोध और गलत कार्य नहीं करेंगे कि सरकारी रोड पर आप किसी यात्रा को बाधित नहीं करेंगे, बिजली पानी व्यवस्था को सरकारी बाधित नहीं करेंगे, किसी तरह के तालाब में कोई उपद्रव कार्य नहीं करेंगे जिससे पशु पक्षियों को नुकसान हो। यह प्रतिषेध है। यह अनुच्छेद आपको जीव जंतु के लिए भी निषेध है कि गलत तरीके से कोई जीव जंतु को नहीं आप प्रताड़ित कर सकते। जंगल का जीव हो उसे उनके उचित स्थान पर पहुंचाने में सहयोग करेंगे, राष्ट्र के प्राकृतिक संपदा को बढ़ाने का आप कार्य करेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 15 का 3 कहता है, इस अनुच्छेद को कोई भी बात राज्य के स्त्री और बालकों के लिए कोई विशेष उत्पन्न करने की निवारित नहीं करेगी। अर्थात महिलाओं के शिक्षा से लेकर के, रोजगार से लेकर के, सुरक्षा से लेकर के, बच्चों के एजुकेशन से लेकर के सारी चीजों पर सरकार उस पर उचित मुहैया कराने का कोई भी कार्य कर सकती है, उसमें रोक नहीं है। यह अनुच्छेद 3 कहता है 15 का। इसके बाद अनुच्छेद 4 में ये संशोधन के बाद 4 आया है, संशोधन हुआ। यह संशोधन भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ जो आर्टिकल 15 में चौथा भाग जोड़ा गया। 3 तो था ही, चौथा जोड़ा गया 1951 में। यह जो जोड़ा गया उस समय अम्बेडकर साहब संसद में थे, उनके समय यह अनुच्छेद 4 में जोड़ा गया। क्या कि अनुच्छेद 29 के खंड, देखिए अनुच्छेद 29 में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बताया गया है और खंड 2 में कोई भी बात राज्य के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों किसी भी वर्ग में उन्नति के लिए एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी उपबंध में निवारित नहीं करेगी। इससे ये साबित होता है कि अम्बेडकर साहब ने 1991 में ये अनुच्छेद जोड़ करके पिछड़े हुए नागरिक, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अम्बेडकर साहब ने कहा पिछड़े वर्गों यानी SC, ST, OBC को आयोग बना करके स्पेशल उनके कंपोनेंट के तहत उन्हें सरकारी सिस्टम से
उनके विकास के लिए, सब तरह से कार्य करने के लिए उन्हें किसी भी तरह का प्रतिषेध नहीं होगा। उन्हें कोई भी सरकार उन्हें पूरी मुहैया उन्नति करा सकती है। निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी यह प्राविधान किया गया है शिक्षण संस्थाओं में, उनके प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वो किसी सहायता प्राप्त करें सरकार से या नहीं करें, उनके लिए प्रवेश में भी इसका विधान किया गया। अर्थात जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके लिए भी 93वें संशोधन में यह प्राविधान किया गया है। इसके बाद एक और हम यहीं पर बात समाप्त करेंगे कि 103वां जो संशोधन, 103 संशोधन जो हुआ, यह हुआ 2019 में। साथियों, इतने समय बीतने के बाद अनुच्छेद 15 में 6वां भाग जोड़ा गया और वह अनुच्छेद 19 के खंड 1 और उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को के खंड 4 और खंड 5 में वर्गों के विभिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से, देखिए साहब, यहीं पर भारत के संविधान निर्माता अम्बेडकर साहब के नियम के खिलाफ काम हुआ कि जो वर्ग पहले ही से बढ़ा हुआ था, फॉरवर्ड कहा गया, जिसे फॉरवर्ड बढ़े हुए लोगों को बढ़ाना, यह संविधान के खिलाफ है। और आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन का प्राविधान किया गया वह न्याय संगत नहीं है। अगर न्याय संगत था तो उनकी इनकम 8 लाख 7 लाख न करके 2 लाख होती है अधिकतम इनकम। ऐसे लोगों को सामान्य वर्ग में किया गया होता तो हम माने, लेकिन सामान्य वर्ग में सभी लोग जब जनरल कैटेगरी में फॉरवर्ड ब्लॉक में आते हैं तो उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह संविधान के 15वें में जो 6वां भाग जोड़ा गया, यह न्याय संगत नहीं है। यही हमारे देश को खोखला करने का और मूल अधिकार को कमजोर करने का, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो रक्षक थे वह भी भक्षक बन गए और इसमें पूरा सहयोग दिए। इसलिए सभी देशवासियों से करबद्ध अनुरोध है, इस अनुच्छेद पर जरूर ध्यान दें, अमल करें। यह कैसा अनर्थ होगा? वह अनर्थ है कि आय से दुर्बल वर्ग, EWS, वीकर सेक्शन को आर्थिक रूप से दुर्बल किसी वर्ग के उन्नति के लिए कोई भी विशेष सुपंद करने में वहां निवारित नहीं करेगी, अर्थात रोकेगी नहीं यह अनुच्छेद। जहां तक ऐसे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के अनुच्छेद 3 यानी कि निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग एवं प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में सहायता पाने वाले, सहायता न पाने वाले, प्राइवेट से संबंधित जो भी आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त अन्य प्रवर्ग में कुछ संस्थाओं में अधिकतम 10% का अधिक होगा। सोचिए कि उन्हें भी 10% का रिजर्वेशन दिया गया जो फॉरवर्ड है। यह न्याय संगत नहीं था, फिर भी यह न्याय के रूप में जोड़ करके यह संविधान के साथ, अम्बेडकर साहब की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ है। इसलिए समझना होगा साथियों कि समानता का अधिकार नहीं है यह जोड़ा गया, यह और विषमता फैलाने का है, यह बात को समझना होगा। इसलिए सभी सम्मानित साथियों को इस तरह से हमें इस अनुच्छेद के बाद इस पर आगे भी पिछड़ा वर्ग का सामाजिक दृष्टि कौन क्या टिप्पणी इस पर है, अनुच्छेद 4 से जोड़ा गया। इस तरह से 103वां संशोधन जोड़ के हमें देश को कई तरह से मूल अधिकार को, भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। अगले हम एपिसोड में आर्टिकल 16 की बात करेंगे। आज के लिए समानता का अधिकार का आर्टिकल 13, 14 और 15 को बहुत अच्छी तरह से आपको बताया गया।
अधिक से अधिक इस बात को समझिए और इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म बंधुओं को बैकवर्ड कल्याण सत्संग में नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। सभी लोगों को साधुवाद।